हाँ जी, तो नमस्कार सभी को एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी चैप्टर 6 में। दो चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज है अपनी संविधान की विशेषता, और दूसरा हम जो है वो करेंगे संविधान के जो सोर्सेज है, स्रोत है, कि किस देश के संविधान से जो है वो क्या भारतीय संविधान में लिया गया है, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ जो आपका ज्ञान सेतु ऐप है वो भी डाउनलोड कर लें, जहां आपको जो है ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, और इसके साथ साथ अन्य जो मटेरियल है वो भी वहां प्रोवाइड हो जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह भी वहां अवेलेबल है। तो जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोर्स की बात करेंगे। भाई संविधान जो है अपना, उसमें कहां से क्या लिया गया है, संविधान में किस जगह से क्या लिया गया है। तो संविधान के प्रमुख स्रोत, ठीक है। देखो, संविधान के स्रोत की हम बात करें तो वैसे तो भारतीय संविधान में ने बहुत से संविधानों को खंगाल के बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है, सबसे बड़ा इसका जो सोर्स है वो है आपका 1935 का अधिनियम। ये कह सकते हैं कि 1935 का जो एक्ट है, पूरा भारतीय संविधान उस 1935 के एक्ट को थोड़ा सा परिवर्तित करके बना लिया गया। इसके साथ साथ कुछ देशों से भी लिया गया। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी चीज तो अगर मानी जाए तो 1935 का जो एक्ट है वो इसमें मायने रखता है। और दूसरी चीज अगर ली जाए तो 10 देश जो है, 10 देशों से जो है वो कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में समाहित किया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो मेन चीज तो अपने है 1935 का एक्ट जो है वो है, जहां से भारतीय संविधान में हूबहू कॉपी ली गई है। और बाकी जो है वो 10 देशों का जो है वो यहाँ पे अलग अलग कुछ ना कुछ लिया गया है। अब हम याद, ये जो 1935 का एक्ट है इसको हम याद नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि भाई जब हमारे पास 5 चीजें हैं, तो उनमें से अगर हमने 4 चीजें याद कर ली, 5 में से 4 चीजें याद कर ली, तो फिर इस जो बच गया वो इस 5वीं चीज में से आ गया। जो बच गया वो सारा का सारा 5वीं में से आ गया। और 1935 का एक्ट इतना बड़ा है कि हम उसको याद भी करने बैठे तो याद भी नहीं होगा। तो उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो 10 देश हैं, इन 10 देशों से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, और उसको हम याद करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कौन कौन से 10 देश हैं। सबसे पहले आते हैं वर्ल्ड के मैप पे, और वर्ल्ड के मैप से हम जो है इसको स्लोली स्लोली याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे मेन चीज जो है वो स्टार्ट करते हैं अपन कहां से, कनाडा से, सॉरी यूएसए से स्टार्ट करते हैं, कनाडा बाद में देखते हैं। देखो भाई, यूएसए से यानी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान ने क्या लिया है। तो स्टार्ट हम करेंगे शुरू से, कि सबसे पहले क्या आता है, प्रस्तावना। तो आप पहले चीज याद रख लो कि भाई सबसे पहले प्रस्तावना आ गई। तो प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, अमेरिकी संविधान से लिया गया। ठीक है। अभी इस विचार की जगह आपको पूछ ले कि प्रस्तावना की भाषा पूछ ले, तो भाषा आपको याद रखनी है। प्रस्तावना की जो भाषा है, मैं अभी लिख देता हूं, प्रस्तावना की भाषा वो कहां से ली गई है। तो प्रस्तावना की भाषा आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। याद रह जाएगा, ऊपर से लिया गया है प्रस्तावना का विचार, कि भाई प्रस्तावना होनी चाहिए, उद्देशिका जिसको हम कहते हैं। और उसकी लैंग्वेज हम भारत के लोग जो है वो कहां से ली गई है, वो ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ठीक है। तो प्रस्तावना कहां से ली गई, विचार कहां से ले गया, अमेरिका। और लैंग्वेज कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया। देखो कहां से कहां तक भारतीय संविधान निर्माण करता जो है वो पहुंचे। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि यूएसए से और क्या लिया गया। तो उससे जस्ट आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 14 आता है। उसमें आता है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 आ रहा है, जिसमें लिखा है। ठीक है। ये कहां से लिया गया, अनुच्छेद 14 विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से, अमेरिका, यूएसए से लिया गया।
अब उसके साथ साथ एक चीज और पढ़ते हैं हम, विधि का समान अनुच्छेद 14 में दो चीजें आते हैं, एक विधि के का समान संरक्षण और एक आता है विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता। तो वो याद रखना है कि विधि के समक्ष क्षमता जो है वो कहां से ली गई है, वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो विधि के देखो दो चीज चार चीजें ऐसी है जो वास्तव में कंफ्यूज करने वाली है। तो विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में आता है, वो तो लिया गया यूएसए से, और विधि के समक्ष क्षमता जो है वो अनुच्छेद 14 में आती है, वो कहां से ली गई है, वो ली गई है आपके ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, उसके बाद में आगे आते हैं हम, तो फोकस कर रहे हैं किस पे, हम कर रहे हैं यूएसए के संविधान से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया भारत ने। तो यूएसए पे हम आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना का विचार हो गया, विधि का समान संरक्षण हो गया, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे भाई आगे और क्या है, तो मूल अधिकार आपके यहीं से लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार जो है वो यहीं से लिए गए हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान, निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान भी यहीं से लिया गया। उसके बाद में हम लिखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी यहीं से लिया गया है। ठीक है साहब, अनुच्छेद कौन सा आता है राष्ट्रपति पे महाभियोग का, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद भी साथ साथ देखते चलो ताकि अपने को याद हो जाए। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग कहां से लिया गया, अनुच्छेद 61 से लिया गया। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहां से लिया गया है, अनुच्छेद 63, इसमें कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी कहां से, अमेरिका के संविधान से। तो देखो भाई अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें आ गई, प्रस्तावना का विचार आ गया, विधि का समान संरक्षण आ गया, उसके बाद में मूल अधिकार आ गए, उसके बाद में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान आ गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। उसके बाद में आ जाइए आप सीधे न्यायपालिका पर। तो यहाँ पे हमें लिखना है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है उसमें हमें तीन चीजें याद रखनी है कि तीन बातें जो है इन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता में यहाँ पे ली है, वो कौन कौन सी तीन बातें हैं वो हमें आज यहाँ पे रखनी है। तो देखिए पहली चीज हमें याद रखनी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता में क्या, अनुच्छेद 124(4), 124(4 में क्या है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाना। ठीक है, और दूसरा इसमें याद रखना है PIL यानी जनहित याचिका, और तीसरा याद रखना है अपना था वो था न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये अमेरिका के हो गया, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान ने इतनी चीजें जो है वो शामिल की गई। देखिए एक बार फिर से, प्रस्तावना का विचार, फिर उसके बाद में विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत, फिर मूल अधिकार, उसके बाद में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान, उसके बाद में राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, उसके बाद में उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63, उसके बाद में न्यायपालिका पे आ जाइए। न्यायपालिका में क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान इसमें यहां से लिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 124(4) में है रिमूवल ऑफ जस्टिस, न्यायाधीशों का जो है वो निलंबन, इसके साथ साथ जनहित याचिका PIL और न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसमें भारतीय न्यायिक पुनरावलोकन के जनक PN भगवती जो है, जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। तो ये सारी चीजें तो हो गई याद अपने को किसकी, यूएसए की, अमेरिका के संविधान से ये चीजें होंगी। अब सेकंड में हम चलते हैं कनाडा में, दूसरे में हम चलते हैं कनाडा में। तो कनाडा के लिए नहीं लेते हैं भाई, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया उसको हम यहाँ पे याद करेंगे। देखो कनाडा का संविधान का नाम जब भी आता है, एक बार थोड़ा सा बोलो हाँ मेरी, ठीक है,
कनाडा के संविधान का नाम जब भी आता है तो आप याद रखिए कि कनाडा कोशिश करता है कि केंद्र को सशक्त किया जाए, जितना हो सके केंद्र को सशक्त किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र। दूसरा क्या है, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट सूची। देखो 3 प्रकार की सूची मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और एक होगी अवशिष्ट जिसमें कुछ नहीं आता। अनुच्छेद 248 में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 248 में, ठीक है। अवशिष्ट सूची का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 248 में है। और इसमें क्या है भाई, अवशिष्ट सूची में वर्तमान में कौन सा विषय है, तो साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जो है वो अवशिष्ट सूची का विषय है। अवशिष्ट सूची 1935 के एक्ट की अगर हम बात करें, कि 1935 के एक्ट की अगर हम बात करें, तो इस एक्ट में जो है अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसको था, गवर्नर को था, गवर्नर जनरल को था। और वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें अवशिष्ट सूची पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसको है, केंद्र को है। ठीक है, तो बात आ गई समझ में। भाई कनाडा क्या करता है कि राज्यों को केंद्र को मजबूत करता है। तो पहला तो हो गया सशक्त केंद्र, दूसरा हो गया अवशिष्ट सूची, उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र। तो मजबूत कौन हो गया, केंद्र हो गया। फिर तीसरी बात आती है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध आपको बताए थे मैंने, 245 से 55 और 55 से 62 और फिर 63 से 300 के तक 3 आपको अनुच्छेद बताए थे केंद्र राज्य संबंधों से संबंध। संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि जो कनाडा है वो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेगा कि राज्य की बजाय केंद्र मजबूत हो। और ऐसे कोई भी प्रावधान आते हैं वो सारे के सारे आप कनाडा में डाल दो, याद भी नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे राज्यपाल का की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है, ठीक है। और देखो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र करता है। जब राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है तो मजबूत कौन हुआ, केंद्र हो गया। भाई केंद्र मजबूत हो गया, क्यों, क्योंकि वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे शासन करेगा, ठीक है। उसके बाद में राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, किसमें था, अनुच्छेद 200 में। बस ये कनाडा में याद कर लो भाई। देखो एक बार फिर से कनाडा को देखेंगे, कनाडा से क्या क्या लिया गया, संघात्मक व्यवस्था को मजबूत करने वाले तत्व कनाडा से लिए गए हैं। सबसे पहले सशक्त केंद्र की बात करी गई है, उसके बाद में अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट सूची की बात की, अनुच्छेद 248 में है कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया भाई केंद्र राज्य संबंधों का जो विवरण है, अनुच्छेद 245 से लेकर 245 से लेकर 300 के तक जो भी है, ये सारा का सारा जो है वो क्या है, सारा का सारा कनाडा से लिया गया। संघात्मक व्यवस्था भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 155 वो यहां से लिया गया। उसके बाद में राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, ये भी यहां से लिया गया। तो दो चीजें होगी, अपने अपन ने यूएसए को पढ़ लिया और अपन ने कनाडा को पढ़ लिया। अब देखते हैं भाई तीसरा कौन सा है। अब तीसरा देखो, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, दो तो हो गए। अब सीधा आ जाओ ब्रिटेन में, सीधा किस में आएंगे, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन जो है वो संसदीय व्यवस्था स्थापित करता है।
ब्रिटेन जो है वो क्या करता है, संसदीय व्यवस्था स्थापित करता है। तो संसद से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं सारे कहां से लिए गए हैं, ब्रिटेन से। सबसे पहले तो हमने पहला प्रोविजन तो एक लिख ही लिया था, वो कौन सा था कि जब हम पढ़ने रहे थे यूएसए, तो यूएसए में हमने पढ़ा था विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। उसके साथ हमने पढ़ा था विधि के समक्ष क्षमता, उसके साथ हमने पढ़ा था विधि के समक्ष क्षमता। तो एक तो आपको ये रखना है भाई, एक तो विधि के समक्ष क्षमता, ये तो बिना देखे ही अपन लिख लेंगे। विधि के समक्ष क्षमता, पहली चीज तो ये होगी, अनुच्छेद 14 में ही है। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरी बातें करते हैं भाई। ठीक है, अब चलो देखो और क्या क्या लिया ब्रिटेन से। तो सबसे पहले संसदीय सरकार, संसदीय व्यवस्था। अब संसद के अंदर क्या क्या होता है, संसद के अंदर होता है मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ठीक है, जब संसद है तो उसके विशेषाधिकार भी हैं, तो संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, संसद क्या काम करती है, संसद कानून बनाने का काम करती है। तो जो संसद व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली वो ही कानून बना रही है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। एक अपने चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सबसे ज्यादा मतदान कराने वाले को विजेता घोषित किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ एकल नागरिक का प्रोविजन है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां है, भाग 2 संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में किसका प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। वो भी कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार लिख दिया मैंने, संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। इसके साथ साथ महान्यायवादी का पद, अनुच्छेद 76, महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76, ये भी कहां से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये सारी चीजें कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। एक बार फिर से इनको याद करो, देखो विधि के समक्ष क्षमता हो गई, उसके बाद में संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण की प्रक्रिया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एकल नागरिकता और महान्यायवादी का पद। ये सारी की सारी चीजें कहां से अपन ने ली है, अपन ने ब्रिटेन से ली है। तो मेन अगर बड़ी चीज समझी जाए तो तीनों जो अपन ने अब तक पढ़े हैं, कौन कौन से, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन, इनसे सबसे ज्यादा चीज लिया। उसके बाद में छोटी छोटी चीजें आपको मिलेंगी। तो जैसे हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगली, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया, तो सबसे पहले आपको इसमें दो ही चीजें याद रखनी है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, पहला तो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आपको पता होना चाहिए भाग 20 अनुच्छेद 368, 318, भाग 18 में आपातकाल था, 19 में विविध था और 20 में क्या था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये कहां से ली गई, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। अब इसमें कितने प्रकार के संविधान संशोधन जो है वो होते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि भाई बेसिक तो इसमें दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो ही प्रकार के होते हैं,
लेकिन एक और करते हैं, तो कुल मिलाकर कितने प्रकार के करते हैं? 3 प्रकार के करते हैं। लेकिन संविधान में सिर्फ 2 प्रकार के संशोधनों का प्रावधान ही है। 2 प्रकार के संशोधन कौन कौन से हैं जो संविधान में जिसका प्रावधान है? एक है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत किसका? दोनों सदनों का, संसद के दोनों। देखो संविधान संशोधन का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है। विशेष बहुमत कौन? दोनों सदनों का। और एक आता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो आप समझ गए इस चीज को कि भाई ये जो 2 प्रोविजन है ये तो दिए गए हैं संविधान में। अगर ये पूछा जाता है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होते हैं उसमें कितने प्रकार के संशोधनों का प्रावधान उल्लेख जो है वो संविधान में किया गया है, तो मात्र 2 प्रकार के ये है। दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित हो जाते हैं। और कुछ से संशोधन ऐसे जो संघ से रिलेटेड है, वो क्या करते हैं कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी ली जाती है, जैसे जीएसटी। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो यह इनमें सहमति लेना आवश्यक होता है। उसके बाद में सेकंड रो में अगर हमारा आए भाई एक कौन सा होगा, तो ये एक जो है वो नया जोड़ा है साधारण बहुमत। ये है आपका साधारण बहुमत। और नेताजी को जोड़े दो है, और नेताजी को जोड़े दो, और ये जोड़ा हुआ किसका? संविधान का। ठीक है, तो 2 प्रकार के संशोधन होते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले गया, मुझे विश्वास है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना एक चीज और यहां से ली गई है, और वो चीज कौन सी है? राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। राज्यसभा सदस्यों की जो निर्वाचन की जो प्रोसीजर है वो भी कहां से ली गई है? वो भी आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो अफ्रीकी संविधान से आपको 2 चीजें याद रखनी है, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, और अफ्रीका हो गया। चौथे में आ जाइए आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड में थोड़ा ज्यादा याद करा आप। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? आयरलैंड के संविधान से मेन चीज मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने के बाद नीति निदेशक तत्व। देखो साथ साथ दूसरी चीजें भी कवर करते चलो। नीति निदेशक तत्व जो है का उल्लेख का है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। नीति निदेशक का उल्लेख संविधान में कहा है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। और कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और क्या लिया गया भाई आयरलैंड के संविधान से? और लिया गया राज्यसभा में मनोनयन। राज्यसभा में मनोनयन कितने लोगों का होता है? राज्यसभा में मनोनयन कितने लोगों का होता है? 12 लोगों का। ये कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये मनोनयन कौन करेगा? ये राष्ट्रपति करेंगे। ये कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कला, विज्ञान, सहकारिता, साहित्य, समाज क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे रिलेटेड जो है आपका उसका उनका जो है वो किया जाता है किसके द्वारा? आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। और अगर आपको अनुच्छेद पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, तो याद रखना वही अनुच्छेद 80। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 80 में इसका प्रोविजन किया गया। ठीक है, उसके बाद में और क्या लिया गया? नीति निदेशक तत्व हो गए, और राज्यसभा में मनोनयन होगा किसका? 12 लोगों का। एक आपको याद रखना तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में इसका प्रावधान है। न्यायालय में अपना कोरम पूरा करने के लिए जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो उसका प्रावधान जो है वो आपके आयरलैंड से लिया गया। तो आयरलैंड से आपको ये 3 ही चीजें याद रखनी है। आयरलैंड से इन 3 चीजों को लिया गया है।
उसके बाद में आगे चलते हैं अपन। आयरलैंड के बाद में देखते हैं, अपने मैप में देखते हैं भाई क्या था। ये रहा मैप। हाँ, आयरलैंड के बाद में क्या आता है, देखो ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, जर्मनी देखते हैं। जर्मनी, फ्रांस और रूस देखेंगे। जर्मनी में देखो, जर्मनी से आपको एक ही चीज याद रखनी है कि आपके यहाँ पे आपातकाल लगता है। ठीक है, तो आपातकाल जब लगता है तो आपातकाल के दौरान जो है व्यक्ति के मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और ये प्रावधान कहां से लिया गया? जर्मनी से। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। मूल अधिकारों के निलंबन संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 358 और 359। अनुच्छेद 358 और 359 के अंदर जो है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, एक सेकंड, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। अनुच्छेद 358 और 359 के अंदर जो है वो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान है। और ये प्रावधान कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। आपातकाल कितने प्रकार का होता है? आपातकाल की हमने बात करी थी भाई, 3 प्रकार का आपातकाल होता है। और 352, 356 और 360 3 अनुच्छेद जो है वो आपातकाल लगाते हैं। ये होता है सशस्त्र विद्रोह वाला, ये होता है संवैधानिक तंत्र की विफलता, जो राज्य में लगता है, और ये होता है वित्तीय आपातकाल, पैसे की भारी कमी। अब जर्मनी का इस आपातकाल से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी, ये पूरी की जो प्रक्रिया है ना, ये आपातकालीन प्रावधानों की प्रक्रिया, ये 1935 के एक्ट से ली गई है। जर्मनी का कोई लेना देना नहीं है। कभी भी यहाँ भूलकर भी इसको जर्मनी का मत बता देना। जर्मनी से तो सिर्फ क्या लिया गया है कि जब आपातकाल लगेगा उस दौरान, आपातकालीन के दौरान कौन कौन से अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे, कौन कौन से अधिकारों को निलंबित किया जाएगा, कितने समय तक किया जाएगा, कौन सा अधिकार ऐसा है जो निलंबित नहीं हो सकता, ये सारी चीजें जर्मनी से ली गई है। अनुच्छेद 358 और 359 में जो प्रोविजन है वो सारे के सारे किससे लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। बाकी आपातकाल का जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, जर्मनी के बाद में चलते हैं अपन फ्रांस में आ जाते हैं। फ्रांस भी अच्छा देश है। फ्रांस भाई, फ्रांस से क्या लिया गया? तो फ्रांस की क्रांति याद आनी चाहिए आपको। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है उसने 3 शब्द दिए, 3 नारे दिए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये किसने, ये नारे किसके द्वारा दिए गए थे? ये थे आपके फ्रांस की क्रांति के द्वारा। और ये की ये चीजें भारतीय संविधान में जो है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से अपने आप ले ली। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ले ली। एक और आपको याद रखना है कि फ्रांस से हमने क्या लिया? गणराज्य वाली व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो हमने फ्रांस से लिया। अब गणतंत्रात्मक क्या होता है? तो देखो 3 शब्द आपको याद रखने हैं। एक होता है लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र और एक होता है गणतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है? जनता का शासन होता है। ठीक है, अब इस लोकतंत्र के 2 रूप हो गए, एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था और एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था। इस राजतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि जो मुखिया होता है
वो वंशानुगत होता है। मुखिया जो होता है वो क्या होता है, वंशानुगत होता है। राजतंत्रात्मक, लोकतंत्र के ही ये दो रूप है, दो पार्ट है, एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था, एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो इसमें मुख्य वंशानुगत होता है, जैसे ब्रिटेन का महाराजा। एक राजा की मृत्यु हो गई, दूसरा जन्म, दूसरा जो है वो उत्तराधिकारी के रूप में मिल जाएगा। वहां इसके लिए निर्वाचन नहीं होता, वहां इसके लिए चुनाव नहीं होता। ये क्या होगी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है। दूसरा क्या होता है, गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है कि जो मुखिया होता है वो होता है आपका निर्वाचित। कोई उत्तराधिकार नहीं है, कोई नहीं कि एक के मरने के बाद उसका बेटा ही बनेगा, निर्वाचित होता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। तो हमने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व वहां से ले लिया। हमने गणराज्यात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है जो अपने अपनाई, ये कहां से ली हमने, ये हमने फ्रांस से ली। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं रूस में। अब रूस का तो आपको सबको पता है कि भारतीय संविधान में एक नई चीज जोड़ी गई थी संविधान बनने के बाद में, जो महत्वपूर्ण थी, मूल कर्तव्य। क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य। ये कहां से लिया गया, ये रूस से लिया गया। ठीक है। अब अनुच्छेद कौन सा है भाई, इसका अनुच्छेद है इसका 51 के। ठीक है। और दूसरा 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के द्वारा इनको जोड़ा। और सबसे मेन चीज आपको इसमें पूछते, एक समिति का गठन किया गया था, एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है वो क्या करी थी, सिफारिश करी थी। आगे जब हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो डिटेल से इनको पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसके द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में समाहित किया गया। बस आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद में आप जब प्रस्तावना पढ़ते हो तो प्रस्तावना में आपको न्याय का प्रावधान मिलता है। प्रस्तावना में क्या मिलता है, न्याय। तो कितने प्रकार की न्याय भारतीय संविधान में उल्लेखित है, 3 प्रकार की। और तीनों कहां से ली गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मैंने प्रस्तावना में अच्छी तरह से पढ़ाया क्या अर्थ है क्या नहीं है, किसको अनुपाती न्याय कहते हैं, अच्छी तरह से आपको बता रखा है। पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। पूरी सीरीज को आप जो ना ऐसे स्टार्ट करके देखें, संविधान सभा से आप स्टार्ट करके देखें, आपकी पॉलिटिकल साइंस का जो डर है वो पूरा दूर हो जाएगा, आप टेंशन नहीं ले। ठीक है। तो भाई दो चीजें रूस के संविधान से ले ली। पहला हमने मूल कर्तव्य ले लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 51 कैमे इसको स्थापित किया गया। भाग की बात करें तो भाग है इसमें 4 के, 4 के अंदर इसको स्थापित किया गया। ठीक है। उसके बाद में न्याय के 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों प्रकार के न्याय जो है वो कहां से लिए गए, वो रूस के संविधान से लिए गए। ठीक है। तो अभी अपने के कितने हो गए, अभी कौन सा बच गया, देखते हैं भाई कौन सा बाकी रह गया। हाँ, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गया, रूस हो गया। उसके बाद में क्या बच गया, उसके बाद में आपका बच गया, एक ही बचा है और वो है जापान और ऑस्ट्रेलिया। चलो अब देखते हैं जापान।
देखो जापान की हम बात करेंगे तो जापान से एक चीज ली गई है, वो चीज क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 का, ठीक है, ये कहां से ली गई है? जापान से ली गई। अब आपको विधि किसके नाम के तीन शब्द आए, तीन शब्द आए, ठीक है। अपने अपन ने जो बाहर से लिए उसमें तीन चीजें आई। एक तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक था विधियों का समान संरक्षण, तो एक था विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष क्षमता, ठीक है। तो विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है, ये भी अनुच्छेद 14 में है। अब विधि से संबंधित तीन चीजें आगे एक साथ याद कर लो यार। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक होती है विधि की नियत प्रक्रिया, वो अमेरिका के संविधान में अपनाई। एक है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, अनुच्छेद 21 के, वो जापान से ली भारतीय संविधान में और भारतीय संविधान ने उसको अपनाया। एक है विधियों का समान संरक्षण, ये कहां से लिया गया? हमने यूएसए से लिया, पहले भी हमने बात कर ली इस पे। और दूसरा विधि के समक्ष क्षमता, ये हमने कहां से ली? तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से। ये कहां से ले ली? ब्रिटेन के संविधान से ले ली। तो हो गया क्लियर, ठीक है। ये हो गया आपका जापान। उसके बाद में अंत में आता है ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? देखो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई है? सबसे पहले आपको याद रखना समवर्ती सूची। अनुच्छेद 246 में उल्लेख है, किसमें उल्लेख? अनुच्छेद 246। संघ सूची किससे ली गई थी? हमने अभी पढ़ी थी, संघ सूची। अवशिष्ट सूची, कनाडा, ठीक है। तो भाई समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, संघ सूची और अवशिष्ट सूची कनाडा के संविधान से ली गई, और बच गई राज्य सूची, वो किससे मान लो? वो भाई उससे मान लो, अपने 1935 के एक्ट से मान लो। तो वहां तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, हो गया बात अपने। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दूसरी चीज ली गई, संयुक्त बैठक का प्रावधान। संयुक्त बैठक का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 108। भाई हमें स्पष्ट है कि संसद के दोनों सदनों में अगर असहमति बन जाती है, ठीक है, किसी भी उसको लेकर, प्रस्ताव को लेकर, तो अगर वो क्या नहीं है, अगर वो वित्त विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है, तो फिर 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वही फाइनल होगा। जब संसद पढ़ाएंगे आपको डिटेल से बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अभी आपको यह याद रखना है कि अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया, वो कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। एक है व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किसने बताया था? आपको पता होना चाहिए, भाग 13 में बताया था मैंने। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, 301 से लेकर 307 तक बताया था, याद होना चाहिए। ये कहां से लिया गया है? ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जब आप याद करो ना, तो आप कोशिश ये करो कि अनुच्छेद, उनके भाग, उसकी अनुसूचियां हो सके तो साथ के साथ वो रिवाइज होती रहे। उससे क्या होगा कि उससे आपको जो है वो अच्छी तरह से याद होते रहेंगे। अदरवाइज क्या है कि हम उनको अलग याद करने बैठेंगे तो इधर वाले भूल जाएंगे। साथ साथ कोरिलेटेड करके करेंगे
तो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से होगी। और उसके बाद में सबसे मेन चीज जो मैंने स्टार्ट में ही आपको बताई थी, तो वो कौन सी? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें ले ली गई ऑस्ट्रेलिया से। तो भाई ये हो गया आपका पूरा का पूरा कि भाई किस देश के संविधान से क्या चीजें जो है वो ली गई है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक बार लाइक जरूर कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, भाई क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखो झट से हम जो है इसकी विशेषताएं और देख लेते हैं, क्योंकि विशेषताओं में इतना कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पड़ता नहीं है। आरएस मेंस में जब हम देखते हैं तो वहां से विशेषताएं जरूर पूछी जाती है। तो एक बार विशेषताओं को देखते हैं। सर भारत के संविधान की विशेषताएं, पहली विशेषता है सबसे लंबा और लिखित संविधान। सबसे लंबा है, लिखित है, दो चीजें हैं, लंबा है, लिखित है। लिखित किसका है? अमेरिका का। और अलिखित किसका है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं गया, परंपराओं पर आधारित है। तो अमेरिका का संविधान जो है वो सबसे छोटा है, लिखित सबसे छोटा, और भारत का जो है वो क्या है? लिखित सबसे बड़ा। भारत का क्या है? सबसे बड़ा। जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग इसके अंदर थे। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो 468 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं जो आपको पढ़ा दी गई है, और 25 भाग इसके अंदर है। ठीक है, ये सारी चीजें तो सभी याद कर लेते हैं, ये सारी चीजें तो सभी याद कर लेते हैं। अब हमें याद करना है क्या है? अब हमें ये याद करना है कि भाई कौन से तो जुड़े और कौन से घट गए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 238 का प्रावधान था भाग 7 में, जो राज्यों से संबंधित था, क ख ग वाली व्यवस्था। ठीक है, फजलालय आयोग की सिफारिश के बाद में इसको हटा दिया गया। तो एकमात्र भाग जो हटा, बाकी सब जोड़े गए। 22 भाग थे ना, उसमें एक हट गया तो कितने हो गए? 21। और अब कितने? 25। तो 4 इन्होंने जोड़े भी हैं, तो वो तो हम देख लेंगे जोड़े। वो तो एकमात्र जो हटा वो कौन सा भाग था? भाग 7। और इसमें एक ही अनुच्छेद था 238 जो राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित था। फजल अली आयोग की सिफारिश के अनुसार इसको हटाया गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो वो संविधान संशोधन भी 7वां ही था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो इसको संविधान से बाहर कर दिया गया। तो एकमात्र भाग जिसको हटाया गया। अब बात आती है कि भाई किस किस को जोड़ा गया। तो 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क। एक बार इसको देखते हैं कि जोड़े किसको? 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क। ये जो है ना, ये 4 के 4 ये जोड़े। तो अब आपको ये इनसे रिलेटेड क्या याद रखना है कि ये है क्या? सबसे पहली चीज तो ये क्या है, ये याद रखना है। दूसरी चीज किस संविधान संशोधन के द्वारा, दो ही चीजें याद रखनी है। तो 4 के की हम बात करें तो 4 के में तो आपको पता ही है, मूल कर्तव्य है, अभी हम पहले ही बात करके आए हैं। ठीक है, और 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया। तो 4 का तो क्लियर हो गया। उसके बाद में आए 9 के। 9 के में है स्वायत्त शासित संस्थाएं, यानी नगरीय स्वायत्त शासित संस्थाएं, नगर पालिका वगैरह है। और 74वां संविधान संशोधन जो है 1993 जो था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, 9 ख जो है उसमें है आपकी सहकारी समितियां, इसको जोड़ा गया आपके 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, और उसके बाद में 14 का है, उसमें है अधिकरण। ये आपके 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था
1976 उसके द्वारा जोड़ा गया था। और इसके अंदर अगर अधिकरण वाले में देखें ना, तो अनुच्छेद भी आप याद रख सकते हो, दो ही अनुच्छेद है, 323 क्या है और 323 है। तो भाई क्लियर हो गई बात आपके। एक तो हटाया कौन सा, 7वां, और ये 4 जो है, ये 4 संविधान में ऐड किए, 4 के 4 जो है वो संविधान में जोड़ दिए। ठीक है, कब जोड़े, किससे रिलेटेड है, इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा संविधान संशोधन याद रखने की जरूरत नहीं है। हम एक पूरी क्लास लेंगे जो संविधान संशोधन से रिलेटेड ही होगी, पूरे संविधान संशोधन आज तक के जो है, जो मोस्ट है, वो सारे के सारे हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो हो गए संशोधन। उसके बाद में हम बात करें, ये तो भाग हो गए, अनुसूचियों की भी बात कर ले तो 9, 10, 11, 12, भाई सबसे पहले 8 अनुसूचियां थी, 4 और जोड़ दी, वर्तमान में हो गई कितनी, 12। अब ये कब कब जोड़ी, कैसे जोड़ी, पिछली क्लास में हमने पूरी बात कर ली, तो यहां दोबारा हम इस पे बात नहीं करेंगे। अब प्रश्न ये आता है, छोटी सी चीज, जब आप मेंस लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ ये बात भी आती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान को विस्तृत क्यों बनाया गया। तो विस्तृत बनाने के कारण क्या थे, तो पहला तो ये कि जो भौगोलिक विस्तार, भारत इतना बड़ा था, इतना बड़ा राष्ट्र था, उसके लिए एक ही संविधान बनाना था, ये भी कारण था। दूसरा क्या था कि 1935 के एक्ट से बहुत सारी चीजें ली गई भारतीय संविधान में, और 1935 का जो एक्ट था वो इतना बड़ा था कि उसमें छोटा करते 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 भी जो है वो बहुत ही ज्यादा हो गया। जैसे अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम नोट्स बनाने बैठते हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो पॉलिटिकल साइंस लक्ष्मीकांत जो बुक है वो लेके बैठे मान लो, तो यार कितना शॉर्ट करोगे उसको, वो तो बड़ी बननी है ना, तो वही चीज यहाँ थी। फिर है एकल संविधान, भाई पूरे भारत के लिए एक ही संविधान बनाया गया था ना, तो सारे राज्यों से रिलेटेड जो भी है, उनकी विविधता है, जो भी प्रोविजन है वो तो करने ही करने थे। और उसके बाद में संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभाव, ये भी देखो एक साइड इफेक्ट है कि भाई जो कानून के ज्यादा जानकार है वो ज्यादा पेचीदगियां पैदा करते हैं, उनको ज्यादा क्लोजेज जोड़ने में मजा आता है। एक आम आदमी के समझ में भले नहीं आए, लेकिन वो वहां जो जितने बैठे थे वो या तो वकील थे या बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने जो है वो जितने सारे क्लोज थे वो जोड़ने की कोशिश उसमें की, तो उसका प्रभाव भी इसमें रहा। तो भाई पहली विशेषता आपकी हो गई कि सबसे लंबा है, लंबा लिखित संविधान। लिखित कहां का, भारत का, और अलिखित कहां का, ब्रिटेन। चलो आगे चलते हैं। विभिन्न स्रोतों से विहित, अलग अलग स्रोतों से सोर्स जो है इससे लिए गए, अभी हमने पीछे पढ़े, वापस बात करने की जरूरत नहीं है। नम्यता व अनम्यता का समन्वय, अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधन बताए गए, मैंने अभी आपने पीछे बात कर ली, हमने 2 प्रकार के संशोधन। नम्यता का मतलब कैसे है कि जिसमें आसानी से संशोधन हो जाए, और अनम्यता का जिसमें संशोधन नहीं हो। ठीक है, तो दोनों में संजोग बनाया गया है, और ये कहा गया है कि 368 में प्रावधान किया गया है कि भारत का जो संविधान है उसके बड़े भाग को संसद जो है वो क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है उस मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करना है, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और मूल ढांचे का कंसेप्ट कहां से आया, मूल ढांचे का कंसेप्ट आया केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्यवाद 1973। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्यवाद 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि संविधान के बहुत बड़े भाग को संसद संशोधित करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव करने का संसद को अधिकार नहीं है। ठीक है, तो हो गई ये भी। उसके बाद में आता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय, भारत जो है वो संघीय है, ये कनाडा के लक्षण है सारे के सारे, संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन उसका ज्यादातर झुकाव क्या है, एकात्मक, यानी संघ जो है वो ज्यादा मजबूत है। अब कौन कौन से जो है वो एकात्मक लक्षण है और कौन कौन से संघात्मक लक्षण है, आपको परीक्षा में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा लक्षण जो है वो संघात्मक व्यवस्था का है और कौन सा लक्षण एकात्मक का है। तो एकात्मक में देखें, एकात्मक का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा पावर केंद्र के पास हो। ठीक है, ऐसा प्रोविजन बन रहा है जो केंद्र को मजबूत कर रहा है। और संघात्मक का हो गया
कि भाई उसका जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किया जा रहा है, राज्य और केंद्र जो है वो लगभग बराबर स्थिति में बन रहे हैं। तो देखो देखो सशक्त केंद्र, मजबूत केंद्र, एक संविधान, एक ही संविधान बनाया गया, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति और आपातकालीन प्रावधान, ये सारे के सारे किसके हैं? ये सारे के सारे आपके एकात्मकता के लक्षण है। एक बार फिर से देखो, सशक्त केंद्र, एक से एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति और आपातकालीन प्रावधान, ये सारे के सारे किसके हैं? ये आपके एकात्मकता के लक्षण है। अब अपन संघात्मकता की बात करें तो दो सरकारें, राज्य और केंद्र दो सरकारें हैं, ठीक है, ये संघात्मक शक्तियों का विभाजन किया गया, ये संघात्मक लक्षण है। लिखित संविधान को लिखित किया गया, लिखित संविधान का फायदा क्या है? भाई राज्यों के लिए अलग प्रोविजन है, वो करना ही पड़ेंगे। संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता को नहीं अपनाया हमने, संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया। संविधान की कठोरता, की बहुत से क्लॉजेज ऐसे हैं जिनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका एकीकृत सो होती, लेकिन उसमें क्या है, वो स्वतंत्र है, उसमें कोई खलन नहीं डाल सकता। और द्विसदनीय व्यवस्था, तो आपको याद रखने हैं एकात्मक लक्षण कौन से हैं, संघात्मक लक्षण कौन से हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा में जो है वो आपको 4 लक्षण दे देगा और उसके बाद में पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा एकात्मक है, कौन सा संघात्मक लक्षण। सरकार का संसदीय स्वरूप, भाई सरकार इस अपनी एक और विशेषता कौन सी है कि यहाँ पे संसदीय स्वरूप को अपनाया गया। ब्रिटेन की जो संसद है उसके स्वरूप को अपनाया, अभी हमने पढ़ा। और वहां का जो मॉडल है जिसको बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल, वेस्टमिनिस्टर या मिस्टर इस तरह से बोलते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल को जो है अपनाया गया है। लेकिन भारत की संसद और जो ब्रिटेन की संसद है, दोनों में अंतर क्या है कि भारत की संसद जो है वो संप्रभु है, नहीं है, जबकि ब्रिटेन की जो है वो संप्रभु है। संप्रभु क्यों है कि भारत का जो प्रधान होता है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। यहाँ गणराज्य है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। जबकि वहां जो है वो क्या होता है, वहां निर्वाचित नहीं होकर उत्तराधिकार के रूप में वंशानुगति है, ठीक है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया। एक विशेषता ये हो गई, संसदीय संप्रभुता कहां की है, ब्रिटेन में, जहां संसदीय सब कुछ है। ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि भाई ब्रिटेन की संसद एक महिला को पुरुष नहीं बना सकती और एक पुरुष को महिला नहीं बना सकती, इसके अलावा सब कुछ कर सकती है। ब्रिटेन की संसद एक महिला को पुरुष नहीं बना सकती और एक पुरुष को महिला नहीं बना सकती, इसके अलावा सब कुछ कर सकती है, ठीक है। लेकिन भारत ने, अमेरिका में क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता है, भाई न्यायपालिका सब कुछ कर सकती है। भारत ने दोनों में कोऑर्डिनेशन किया, दोनों में समन्वय स्थापित किया और समन्वय स्थापित करके ये कहा कि जो भी कानून बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी समीक्षा कर सकता है और अगर उसको लगता है कि वो गलत है तो वो उनको क्या कर सकता है, वो उनको रद्द कर सकता है। वही संसद को अधिकार है कि वो बहुमत के द्वारा एक बड़े भाग को क्या कर दे, संशोधित कर दे। दोनों चीजें समझ में आ गई। संसद भी सर्वोच्च हो गई, एक बड़े भाग को चेंज कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो कानून की समीक्षा करे और अगर उसे लगता है कि ये गलत है तो उसको रद्द कर सकता है। तो इस तरह से ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और जो अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया गया किसमें, भारतीय संविधान। उसके बाद में एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका। एक विशेषता ये होगी, न्यायपालिका जो है एकीकृत है और स्वतंत्र, दोनों चीजों के प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे जो है वो सबऑर्डिनेटेड कोर्ट इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरी विशेषता, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। अच्छी तरह पढ़ लिया हमने, इसको दोबारा क्यों रीड करें। अब देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रावधान। भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि वो धर्म से अलग है, इसका मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं है। पहली चीज तो क्या, राज्य का कोई धर्म नहीं। दूसरा, सभी धर्मों को, सभी धर्म जो है वो राज्य के लिए क्या है, समान है,
सभी धर्म जो है वो राज्य के लिए समान है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता किससे लिया गया? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अच्छी तरह से मैंने बता दिया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, और उन तीनों शब्दों में यह भी था, कौन सी? समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये विशेषता, वैसे तो ये विशेषता पहले भी थी भारतीय संविधान में, ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं था, उससे पहले भी यही स्थिति थी। अब प्रश्न यहां से पिछली बार भी शायद आरएस में 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से आया था कि भारतीय संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता को दर्शाने वाले लक्षण कौन कौन से प्रावधान है। तो ये सारे अनुच्छेद जो है ना, ये सारे के सारे उससे रिलेटेड है। जब हम आगे पढ़ेंगे, पूरे संविधान को पढ़ेंगे, तो उसमें हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्षता की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे अनुच्छेद 14 में समानता है, 15 है धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 है सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद में 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार, 27 में धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर देने के लिए यानी टैक्स फ्री रहेगा, और 28 है शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। इसके अलावा 29 और 30 है ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है, जो धार्मिक जो है धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, और एक 44वां समान नागरिक संहिता ये भी इसमें है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको ये जो है, जब हम पढ़ेंगे ना इन सारों को, तो डिटेल में याद हो जाएंगे, फिर अलग से छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया, इसमें एक संशोधन किया गया। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा पहले 21 साल में वोट देने का अधिकार था, उसको कितने साल कर दिया? 18 साल। ठीक है, अगली विशेषता एकल नागरिकता, सभी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। कोई ये थोड़ी कहता है कि मैं राजस्थान का नागरिक हूं, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, नहीं, सभी व्यक्ति भारत के नागरिक है। ठीक है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके साथ साथ स्वतंत्र निकाय का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें जैसे निर्वाचन आयोग है, यूपीएससी, आरपीएससी है, क्या है, ये जो क्या है, इनके लिए प्रावधान भी संविधान में किया गया है। उसके बाद में आपातकालीन प्रावधान, जैसे 52, 56, 60, 65 मैंने अभी आपको बताया। और त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार में कौन कौन सी आ गई? जैसे भाई एक तो आ गई आपकी केंद्र सरकार, त्रिस्तरीय में कौन कौन सी आती है? केंद्र, राज्य और स्थानीय। स्थानीय में आ गई ग्राम पंचायतें और नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये सारी। तो ये त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान इसके अंदर किया गया। ठीक है, तो आज का जो ये क्लास है, इसमें अपन इतना ही करेंगे। दोनों चीजें हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। आप सभी से एक बार फिर जाते जाते रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, और ऐप को डाउनलोड कर लें, ताकि वहां से आपको ये जो पीडीएफ जो अभी यहाँ पे जनरेट हुई है, वो आपको वहां पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।